जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 5/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें न्यूमेरिकल और जो साइंस का क्वेश्चन होगा और आर्ट्स का भी क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? और हमारा ऑप्शन है आइजक न्यूटन, कार्लो रूबिया, जेम्स मैक्सवेल, शेल्डन ग्लासू। तो विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किसने किया था? तो जेम्स मैक्सवेल ने प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है बताया था, और इसी की वजह से विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो दिया था जेम्स मैक्सवेल ने, इन्हीं के आधार पर रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार संभव हो सका। मैक्सवेल अगर विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं दिया होता तो आज रेडियो और टेलीविज़न नहीं होता। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे ईस्वी पूछ लिया जाए तो 1865 याद रखिएगा। 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जेम्स मैक्सवेल ने। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? और हमारा ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भारत के टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, अब 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार को 1955 से शुरुआत किया गया था और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी? तो परमाणु द्रव्यमान 12 दिया हुआ है और कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या दिया हुआ है। तो परमाणु संख्या नीचे लिखेंगे 12, ऊपर हो जाएगा द्रव्यमान 24 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 मर्त में कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या 2 होगी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है स्वच्छ गंगा फंड, स्वच्छ जल फंड, PSU फंड। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम स्वच्छ गंगा फंड था और इसकी शुरुआत 2014 से किया गया था। स्वच्छ गंगा फंड का शुरुआत 2014 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन अंतिम उपधातु है? हमारा ऑप्शन है पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम। यानी एंटीमनी है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वो कौन सा तत्व है, यानी कौन सा उपधातु है जो अंतिम उपधातु है? ऑप्शन सामने रहा है आपके, तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो अंतिम उपधातु है। तो पोलोनियम जो है वो अंतिम उपधातु है। पोलोनियम के बाद कोई भी उपधातु नहीं है। इसका सूचित हम PO से करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है और इसकी खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलोनियम। इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है
इसे मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था पोलोनियम की खोज। यह अंतिम उपधातु है, इसके बाद कोई उपधातु नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने वाले पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित किस पद से इस्तीफा दिया था? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल से, बिहार के राज्यपाल से, तमिलनाडु के राज्यपाल से। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो बिहार के राज्यपाल थे। तो राज्यपाल बिहार के राज्यपाल से इस्तीफा देकर वे रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केल, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आपको अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा? तो इसको हम लिखते हैं CnH2n+2 यानी 2n+2। फिर उसके बाद होता है CnH2n, उसके बाद CnH2n-2। तो ये हो गया हमारा एल्केन और ये हमारा हो गया एल्कीन और ये हमारा हो गया एल्काइन। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। और हमारा ऑप्शन है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दूसरा हमारा ऑप्शन है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है, उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमारा चौथा है, उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपातिक होती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है उनके वर्ग, यानी कि ए और जो बी दिया है दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है। तो ए और बी हम दोनों टिक कर देंगे। तो हमारा आंसर जो पहले ऑप्शन पे होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। और जो बी है वो भी आंसर सही है, मगर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोनों एक ही है, तो हमारा जो पहले ऑप्शन आता है वही हमारा आंसर होता है। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हमारा ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। 1 नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है और 2 नंबर पे राजस्थान आता है। 2 नंबर पे राजस्थान और 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है दूध उत्पादन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज के बाद में हुई थी? किसकी खोज बाद में हुई थी? आपको बताना है कि किसकी खोज बाद में हुई थी जिसे ईका सिलिकॉन में से बदल दिया गया था। हमारा ऑप्शन है रूबिडियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, आपसे डायरेक्ट पूछा है कि ईका सिलिकॉन किसे कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है रूबिडियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी जर्मेनियम। जो जर्मेनियम है इसे ही ई का सिलिकॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसकी खोज बाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसका आविष्कार हुआ था 1886 में। इसकी खोज 1886 में हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइटा, हेलोफाइटा, मैक्रोफाइटा, जीरोफाइटा। तो जो हाइड्रोफाइटा है ये तो पहाड़ पे होता है, पत्थर पे होता है। जीरोफाइटा रेगिस्तान में होता है। और हेलोफाइटा जिसे हम लवणविद भी कहते हैं तो ये खारे पानी में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया, त्रिशला, कनिका, कौशल्या। तो गौतम बुद्ध का माँ का नाम माया था या महामाया। कहीं कहीं महामाया लिख के आता है और कहीं कहीं माया लिख के आता है। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था या माया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 kg की एक पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, यानी कितना है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण सिद्धांत लगेगा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है छोटा m छोटा v बराबर माइनस बड़ा M और बड़ा V। तो मास हमारा दिया हुआ है 20 ग्राम और 20 ग्राम को हम किलो में बदलेंगे तो 0.02 होगा और इसे हम 100 से डिवाइडिंग करेंगे। और हमारा मास दिया हुआ है बड़ा M 3 kg, ये हो गया छोटा M। और बड़ा M दिया हुआ है 3 kg और हमारा बड़ा भी दिया हुआ है 150। सॉरी, बड़ा भी 150 नहीं दिया हुआ है, छोटा भी 150 दिया है, M भी 150 दिया हुआ है और हमको बड़ा भी निकालना है। तो बड़ा भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला है माइनस भी बराबर M भी बटा में M। तो यहाँ पर 0.02 गुण 150 बटे में 3। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा माइनस भी बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 5 6 15 यानी कि 50 और 50 से ये 0 है तो 0 0 एक कट जाएगा। अभी पॉइंट में है 2 और 2 में और 0.2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? तो यहाँ पर W बराबर Q इंटू भी, तो Q हमारा दिया हुआ है 2 और V दिया हुआ है 10। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम हमारा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बुझे हुए चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि CaO।
कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर कुछ अलग दिया हुआ है। इसमें दो क्रिया हो रहा है, एक अपचयन और एक ऑक्सीकरण, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है साथ में। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो हो रहा है ये अपचयन हो रहा है और यहाँ से जो यहाँ हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? हमारा ऑप्शन है प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर। तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी तरंगे, आपको आगे डैश दिया है, आगे उसके बाद लिखा है तरंगे, तो आपसे पूछ सकता है कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है? अपश्रव्य, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य, पाराध्वनिक। तो जो पराश्रव्य तरंगी होती है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसकी जो सीमा होती है 20,000 से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती है। ये चमगादड़ यूज करते हैं या डॉल्फिन। 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर पूछा है प्राप्त स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो m का मान दिया हुआ है 15, g का मान 10 और ऊंचाई दिया हुआ है 10। तो 15 दाम 150, 1.5 दाम 1500, तो हमारा आ जाएगा 1500 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। रक्त एक कैसा ऊतक है? मांसपेशी ऊतक है, वाहिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो, फोर्टलेजा, रियो डी जेनेरियो, साल्वेडर। तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है, जो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। और ब्राजील ही नहीं, जो ब्राजील जिस कॉन्टिनेंट में यानी जिस महाद्वीप में पड़ता है उस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। तो साओ पोलो हमारा राइट आंसर होगा। ब्राजील में है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर और दक्षिणी अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ से जो यह है, यहाँ इसी शहर में सेंटोस नाम का एक बंदरगाह है, जहाँ से जो ब्राज़ील में स्थित है, और यहीं से कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक सीधी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? और ऑप्शन है अवतल, समतल, समतल, उत्तल। तो जो समतल दर्पण होती है इसमें जो छवि बनती है वो आभासी, बड़ी और समान आकार में बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट, चीन, दक्षिण अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट का मतलब है यूएसए और इजिप्ट का मतलब मिस्र। तो आपको बताना है
ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ब्लैक रॉक अमेरिका में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ये अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित है। अमेरिका के नेवादा राज्य में, जो नेवादा है अमेरिका का एक स्टेट है, यहीं पर ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? हमारा ऑप्शन है 21, 24, 23, 22। तो मानव शुक्राणु में कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। और हमारा ऑप्शन है बाह्य आयतन और दृढ़ता, बाह्य बल और आकार, बाह्य बल और दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल और दृढ़ता। तो यहाँ पर खाली जगहों में भरना है। खाली जगहों में क्या भरेंगे जो कि यह सही हो जाएगा? तो यहाँ पर भरेंगे किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी, किसी पदार्थ पर जब बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है, यानी मजबूती। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाह्य बल लिखेंगे और यहाँ पर दृढ़ता, तो हमारा सही वाक्य बन जाएगा। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? हमारा ऑप्शन एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा, या शून्य होगा, या वस्तु के भार के बराबर होगा, या वस्तु के भार से अधिक होगा। यदि कोई वस्तु तैर रही है पानी में तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया बल उत्क्षेप बल से बराबर होगा, तो वस्तु के भार के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नदी है, पानी है। यहाँ पर एक बॉल आके गिरा तो जितना बल का भार, वस्तु का भार यानी बॉल का भार है, उतना ही बल पानी लगाएगा, उतना ही बल लगाएगा ताकि वो ऊपर उठे रहे। तो यहाँ पर दोनों का बल यानी भार बराबर हो जाएगा। तो वस्तु के भार के बराबर ही पानी उत्प्लावन बल लगाता है, जिसका ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावन बल की व्याख्या की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। और हमारा ऑप्शन है इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त दाब पर झटके और तेजी से बहता है, जो कि सही है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवन की नदी। ऑप्शन नंबर सी भी गलती सही है। और मानव रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, तो यहाँ पर 15 से 20 दिन दिया हुआ है। 15 से 20 दिन दिया हुआ है, जो कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो ये हमारा गलत है। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है, तो डी गलत है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? निषेचन, विखंडन, पुनर्जनन, बीजाणु द्वारा प्रजनन। तो स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में पुनः जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगैरा एक शैवाल है। स्पाइरोगैरा जो है एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। और जो प्लेनेरिया है ये भी एक प्रकार का शैवाल है, और ये मीठे पानी के तालाब और नदियों में पाया जाता है।
ये मीठे पानी तालाब और नदियों में पाया जाता है। राजपायरू वगैरह भी एक शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और प्लैनेरिया में क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन इनमें प्रजनन जो होती है ये दोनों में पुनः जनन के ही माध्यम से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कूली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 195 जूल, 100 न्यूटन, 150 जूल, 140 जूल। तो हमसे पूछा गया क्या, किया गया कार्य, तो कार्य तो हमेशा जूल में होता है, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो गलत है। और बाकी 3 बचे हैं, 3 में से। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा, कार्य पूछा है तो W बराबर क्या होता है, mgh। W बराबर कार्य बराबर mgh। तो मास हमारा दिया हुआ है 13, g दिया हुआ है 10 और हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर 1.5। तो 13 दाम 130 इंटू 125, यहाँ से 130 हो जाएगा और इसका आधा कर देंगे 65, ऐड करेंगे तो 195 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर हम गुणा भी करेंगे, क्रॉस भी करेंगे 130 में 1.5 से, उतना ही आंसर आएगा 195। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन्वर्स में दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर और 10 मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है भार बटा में द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय त्वरण भार बटा में द्रव्यमान, तो भार दिया हुआ है हमारा 200 न्यूटन, जी बराबर हमको निकालना है, तो 200 और हमारा भार दिया हुआ है यानी कि द्रव्यमान 20 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किए हुए कार्य की गति कहलाती है, जो हम कार्य कहते हैं कार्य की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन है बल, ऊर्जा, दाब, शक्ति। तो किए हुए कार्य की गति कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। हमारा ऑप्शन है एपिडर्मल ऊतक, जटिल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो वो होती है जटिल ऊतक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और जटिल ऊतक कौन कौन से हैं, तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही।